So now it is time to do the crystal field theory CFT। कल के क्लास में हमने वैलेंस बॉन्ड थियरी सीखा था। वैलेंस बॉन्ड थियरी में आपने ऐसा देखा था कि मेटल आयन अपने वैलेंस ऑर्बिटल को पहले इंटरमिक्स करेगा। अलग अलग हाइब्रिडाइजेशन हुए थे sp3d sp2 sp3d2 d2 sp3, राइट। तो मेटल आयन पहले हाइब्रिडाइजेशन करके ऑर्बिटल को सेम बनाएगा और फिर उन सेम ऑर्बिटल के साथ लिगेंड के ऑर्बिटल आके ओवरलैप करेंगे। इससे आपको मैग्नेटिक प्रॉपर्टी और अलग अलग ज्योमेट्री समझ में आ जाएगी। बट वी हैव सीन देयर आर सो मेनी लिमिटेशंस ऑफ दैट वैलेंस बॉन्ड थियरीज, राइट। तो उस लिमिटेशन को आप ओवरकम करेंगे बाय द नेक्स्ट थियरी कॉल्ड CFT, क्रिस्टल फील्ड थियरी। VBT में आपने ऐसा कहा था कि बाय द नॉलेज ऑफ द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वी कैन डिसाइड द ज्योमेट्री। मतलब VBT थियरी में आप मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को क्वांटिटेटिवली एक्सप्लेन नहीं कर सकते थे। कुछ कंपाउंड पैरामैग्नेटिक थे, कुछ कंपाउंड डायामैग्नेटिक थे। मैग्नेटिक मोमेंट आपको पहले से पता होता है, तो वो मैग्नेटिक मोमेंट को आप VBT में एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो। बट नाउ द न्यू कंसेप्ट कम CFT। CFT में आप मैग्नेटिक मोमेंट को एक्सप्लेन कर सकते हो। लेट्स सी सम इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ CFT। पहली बात, CFT अज्यूम करता है कि मेटल आयन और लिगेंड के बीच में परफेक्टली आयोनिक बॉन्ड है। क्या अज्यूम करता है ये? लिगेंड और मेटल आयन के बीच में कैसा बॉन्डिंग है? परफेक्टली आयोनिक बॉन्डिंग है। एंड इट ट्रीट द लिगेंड लाइक अ पॉइंट चार्ज। लिगेंड को ये कैसे ट्रीट करेगा? एज ए पॉइंट चार्ज। अगर नेगेटिव आयन होगा तो उसको ट्रीट, नेगेटिव लिगेंड होगा तो उसको ट्रीट करेगा एज ए नेगेटिव पॉइंट चार्ज, और अगर न्यूट्रल लिगेंड होगा तो उसे ट्रीट करेगा एज ए डाइपोल, पॉइंट डाइपोल। एंड वी कंसिडर कि मेटल आयन और लिगेंड के बीच में आयोनिक बॉन्डिंग है, राइट। लेट्स सी, द क्रिस्टल फील्ड थियरी इज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक model, that means ionic model, which consider the metal ligand bond to be ionic। कैसा बॉन्ड है? मेटल लिगेंड का बॉन्ड कैसा होगा? आयोनिक होगा, राइट। अराइजिंग प्योरली फ्रॉम द इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन बिटवीन द मेटल आयन एंड लिगेंड। सो मेटल आयन और लिगेंड के बीच में जो इंटरेक्शन है वो कैसा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब अपना कूलम वाला इंटरेक्शन है, F=K(Q1Q2)R² वाला इंटरेक्शन। तो मेटल आयन और लिगेंड के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन है, और जो बॉन्ड बनेगा मेटल और लिगेंड के बीच में वो कैसा है? परफेक्टली आयोनिक बॉन्ड है। आगे देखते हैं लिगेंड को किस तरह ट्रीट करना है। लिगेंड्स आर ट्रीटेड लाइक अ पॉइंट चार्ज इफ इट इज अ नेगेटिव लिगेंड, और इट ट्रीटेड एज अ पॉइंट डाइपोल इफ इट इज ए न्यूट्रल लिगेंड। सो नेगेटिव लिगेंड को पॉइंट चार्ज कंसीडर करना है और न्यूट्रल लिगेंड को कंसीडर करना है आपको डाइपोल, पॉइंट डाइपोल, ठीक है। जो 5d ऑर्बिटल, अब यहां पे इसका मेन कंसेप्ट आ रहा है। जो भी बॉन्डिंग होता है ना वो सारा होता है d ऑर्बिटल में। Now that 5d orbitals have same energy। 5d ऑर्बिटल के नाम होते हैं dxy, yz, zx, x² - y² and z²। चलो 5d ऑर्बिटल के नाम हैं। The name of 5d orbitals are dxy, dyz, dzx, dx² - y² and dz², राइट। अब नॉर्मली इन पांचों ऑर्बिटल का एनर्जी सेम होता है, एंड वी कॉल देम डीजनरेटेड ऑर्बिटल। क्या कहते हैं उसे हम? डीजनरेटेड ऑर्बिटल, राइट। नाउ इफ यू अप्लाई द स्फेरिकल इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर आप हर एक तरफ से इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे तो ये जो ऑर्बिटल है उनको होगा रिपल्शन, ट्रिपल्शन होगा तो इनकी एनर्जी बढ़ेगी। तो अगर स्फेरिकल इलेक्ट्रिक फील्ड है तो हर एक ऑर्बिटल को इक्वल रिपल्शन लगेगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है? स्फेरिकल है, तो हर एक ऑर्बिटल को इक्वल रिपल्शन लगेगा, हर एक की एनर्जी इक्वली बढ़ेगी, बट अभी भी सबकी एनर्जी सेम ही रहेगी, बिकॉज सबकी एनर्जी इक्वली ही बढ़ेगी इन केस ऑफ द स्फेरिकल इलेक्ट्रिक फील्ड। बट व्हेन द लिगेंड अप्रोच फ्रॉम पर्टिकुलर डायरेक्शन, जब लिगेंड आएंगे बॉन्डिंग करने के लिए, तो लिगेंड विल अप्रोच फ्रॉम पर्टिकुलर डायरेक्शन। लिगेंड जिस डायरेक्शन से आ रहे हैं उस डायरेक्शन में जो ऑर्बिटल होगा इन पांच में से, उस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को ज्यादा रिपल्शन होगा। सपोज लिगेंड यहां से आ रहा है और एक ऑर्बिटल यहां पर है, तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन होगा ऑब्वियसली उसको ज्यादा रिपल्शन लगेगा, राइट। तो जो ऑर्बिटल को ज्यादा रिपल्शन लगेगा उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी,
और जो ऑर्बिटल को कम रिपल्शन लगेगा उसकी एनर्जी घट जाएगी। इसका मतलब जैसे ही लिगैंड अप्रोच करेंगे, अब ये पांचों डी ऑर्बिटल का एनर्जी सेम रहने वाला नहीं है। कुछ ऑर्बिटल हाई एनर्जी लेवल में चले जाएंगे, कुछ ऑर्बिटल लो एनर्जी लेवल में चले जाएंगे, राइट। और ये ऑर्बिटल का जो स्प्लिटिंग होगा उसके बाद इलेक्ट्रॉन वापस रीअरेंज होंगे डी ऑर्बिटल में। पहले क्या होगा, ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग हो जाएगा और उसके बाद जो डी इलेक्ट्रॉन है वो रीअरेंज होंगे। और वो रीअरेंजमेंट आपको समझना है कि कितने इलेक्ट्रॉन किस तरह से रीअरेंज होंगे। लेट्स रीड दिस। द 5d ऑर्बिटल, सारा कहानी इसके आजू बाजू चलना है। 5d ऑर्बिटल, 5d ऑर्बिटल इन एन आइसोलेटेड गैसियस मेटल, आइसोलेटेड है, दे विल हैव अ सेम एनर्जी। पांचों डी ऑर्बिटल का एनर्जी कैसा होता है, सेम होता है। दैट मींस दे आर डीजनरेटेड। दिस डीजनरेसी इज मेंटेन्ड इफ यू अप्लाई द स्फेरिकली सिमेट्रिक फील्ड ऑफ नेगेटिव चार्जेस सराउंड्स द मेटल एटम और आयन। तो अगर आप उस मेटल एटम को स्फेरिकल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हो चारों तरफ से, तो डीजनरेसी मेंटेन होगी, सबकी एनर्जी अभी भी कैसी रहेगी, सेम ही रहेगी। बट व्हेन दिस नेगेटिव फील्ड इज ड्यू टू लिगैंड्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, व्हेन द नेगेटिव फील्ड इज ड्यू टू लिगैंड, ligand either anion or negative end of the dipolar molecules like NH3 और H2। H कहां गया, ये रहा, राइट। ligand मतलब या तो नेगेटिव आयन होगा या तो फिर न्यूट्रल मॉलिक्यूल होगा। तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल का जो नेगेटिव पार्ट होगा जहां से इलेक्ट्रॉन पे डोनेट होते हैं, राइट, जब वो अप्रोच करेगा तब क्या होगा, इट बिकम्स असिमेट्रिकल एंड द डीजनरेसी ऑफ द d orbitals is lifted। जो डीजनरेसी है वो लिफ्ट हो जाएगी। ऑर्बिटल का जो सेम एनर्जी था पांचों का, वो एनर्जी अलग अलग हो जाएगा। ओके, इट रिजल्ट इन स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल। इट रिजल्ट्स इन व्हाट, स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल। द पैटर्न ऑफ स्प्लिटिंग डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द क्रिस्टल फील्ड। क्रिस्टल फील्ड नेचर मतलब ऑक्टाहेड्रल फील्ड आ रहा है या टेट्राहेड्रल फील्ड आ रहा है, उसके बेसिस के ऊपर स्प्लिटिंग होने वाला है। लेट्स सी इट वन मोर टाइम। तो जो पांचों डी ऑर्बिटल हैं आइसोलेटेड आयन के अंदर, उनका एनर्जी कैसा रहेगा, सेम, दे आर डीजनरेटेड। अगर नेगेटिव फील्ड सिमेट्रिक है तो सबको इक्वली रिपल्शन लगेगा, स्टिल दे रिमेन डीजनरेटेड। बट व्हेन द लिगैंड अप्रोच, लिगैंड जब आएंगे तो लिगैंड की इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, एसिमेट्रिक। तो उस केस में अलग अलग डी ऑर्बिटल को अलग अलग रिपल्शन लगेगा एंड देयर एनर्जी विल बी रीडिस्ट्रीब्यूटेड। तो जो उनका डीजनरेसी है वो रिमूव हो जाएगा, राइट। कितना रिमूव होगा डीजनरेसी, किस तरह से स्प्लिटिंग होगा, दैट ऑल डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ फील्ड। लेट्स सी द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कोऑर्डिनेशन एंटिटी। ऑक्टाहेड्रल के अंदर देखते हैं कि किस तरह से स्प्लिटिंग होता है। ओके, तो सबसे पहले यहां पे आपके पांचों डी ऑर्बिटल्स, अभी डी ऑर्बिटल को बुक में डैश से किया है कि सर्कल किया हुआ है, देखो तो डैश है कि सर्कल है, लाइन है, चलो ओके, सर्कल भी नहीं है, लाइन है। ओके, लेट्स सी। सो दिस आर द 5d ऑर्बिटल्स, अंडरस्टैंड एवरीवन क्लियरली। ये पांचों डी ऑर्बिटल है, ओके, ये पांचों डी ऑर्बिटल है और अभी इन सबकी एनर्जी सेम है, राइट। दिस इज द आइसोलेटेड मेटल आयन, राइट। तो दिस इज डीजनरेटेड d orbitals in isolated gaseous metal atom और आयन, मेटल एटम और आयन। इन पांचों ऑर्बिटल का नाम हम यहां पे लिख देंगे एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर। नाउ लेट्स कंसीडर, ये डायग्राम क्या चल रहा है, दिस इज द एनर्जी डायग्राम। क्या डायग्राम है ये, एनर्जी। अभी सबका एनर्जी सेम है, राइट। अब अगर स्फेरिकल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा, कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड लगा, स्फेरिकल, राइट। हर एक तरफ से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा तो क्या होगा, ऑल विल एक्सपीरियंस इक्वल रिपल्शन, सबकी एनर्जी इक्वली बढ़ जाएगी, बट स्टिल दे रिमेन डीजनरेटेड, स्टिल दे ऑल रिमेन डीजनरेटेड। सबकी एनर्जी बढ़ गई बट सब अभी साथ में ही है,
अब आ रहा है लिगेंड, ये मेटल आयन है, सपोज ये एक्सिस है। अब ऑक्टाहेड्रल में कितने इलेक्ट्रॉन पेयर आते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन पेयर आते हैं। ऑक्टाहेड्रल में कितने इलेक्ट्रॉन पेयर आते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन पेयर आते हैं। और ये 6 इलेक्ट्रॉन पेयर अप्रोच करते हैं फ्रॉम एक्सिस। 2 इलेक्ट्रॉन पेयर एक्स से आते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर वाई से आते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर जेड से आते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन पेयर कहां से आते हैं? जेड से आते हैं, राइट। तो जो ऑर्बिटल्स अलोंग द एक्सिस होंगे उनको ज्यादा रिपल्शन लगेगा। जो ऑर्बिटल्स अलोंग द एक्सिस होंगे उनको ज्यादा रिपल्शन लगेगा ऑब्वियसली। अलोंग द एक्सिस कौन सा ऑर्बिटल होंगे? अब डी ऑर्बिटल का शेप आपको पता होना चाहिए, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। ये दोनों ऑर्बिटल अलोंग द एक्सिस होते हैं। ये दोनों ऑर्बिटल कैसे होते हैं? अलोंग द एक्सिस होते हैं। तो यहां पे अलोंग द एक्सिस कौन है? डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। इनको ज्यादा रिपल्शन लगेगा तो ये दोनों एनर्जी लेवल में कहां चले जाएंगे? ऊपर चले जाएंगे। ये दोनों एनर्जी लेवल में कहां चले जाएंगे? ऊपर चले जाएंगे। और बाकी तीनों कहां रह जाएंगे? एनर्जी में नीचे रह जाएंगे। तो ये कौन सा ऑर्बिटल हुआ? डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये क्या हो गया? डी जेड स्क्वायर, राइट। ये कौन सा ऑर्बिटल है? डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स। जो प्लैनर ऑर्बिटल है उनको ज्यादा रिपल्शन नहीं लगेगा। ये अप्रोच कहां से कर रहे हैं? ये अप्रोच कर रहे हैं फ्रॉम दी एक्सिस। तो जो ऑर्बिटल एक्सिस के ऊपर है उनको ज्यादा रिपल्शन लगा, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर ज्यादा रिपल्शन की वजह से ऊपर के लेवल में चले गए, और जो जिनको कम रिपल्शन लगा है वो एनर्जी लेवल में नीचे आ गए। अब ये जो एनर्जी का डिफरेंस क्रिएट हुआ है ना, ये जो एनर्जी का डिफरेंस क्रिएट हुआ है इसे कहते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर ऑक्टाहेड्रल। क्या कहते हैं इसको? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ ऑक्टाहेड्रल। ये जो दो एनर्जी ऊपर गए हैं, जो दो एनर्जी ऊपर गए हैं उसे कहते हैं T2G ऑर्बिटल। क्या कहते हैं इसको? T2G। और जो 3 नीचे है उसे क्या कहते हैं? EG। जो 3 ऑर्बिटल एनर्जी लेवल में, उल्टा लिख दिया मैंने, उल्टा लिख दिया। जो नीचे ऑर्बिटल है तीनों इसे कहते हैं T2G ऑर्बिटल, और जो ऊपर गए उसे कहते हैं AG। अब ये EG T2G इन सबका जो डिस्कशन है वो जब मास्टर्स करोगे, PhD करोगे तब आएगा। अभी खाली याद रखना है जो एनर्जी लेवल में नीचे है हम उनको क्या कहेंगे? T2G। जो एनर्जी लेवल में ऊपर है उसे क्या कहना है? AG ऑर्बिटल। चलो, जो ऊपर गए वो कितना ऊपर गए? तो ऊपर जाने वाले ऊपर गए 3/5 डेल्टा ओ। टोटल एनर्जी में से ऊपर कितना पार्ट है? 3/5, और नीचे कितना पार्ट है? 2/5, राइट। तो ये तीनों कितने एनर्जी लेवल से डिक्रीज हो जाएंगे? ये तीनों डिक्रीज होंगे बाय एनर्जी 2/5 डेल्टा 0, और ये दोनों कितने इंक्रीज हो जाएंगे? 3/5 डेल्टा ओ, राइट। यहां पे लिखेंगे हम, दिस इज द मेटल आयन इन स्फेरिकल इलेक्ट्रिक फील्ड, स्फेरिकल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ नेगेटिव चार्ज। और यहां पे डीजनरेटेड, नॉन डीजनरेटेड ना, लेवल अलग अलग हो चुका है। नॉन डीजनरेटेड डी ऑर्बिटल्स इन द ऑक्टाहेड्रल फील्ड, और इन द ऑक्टाहेड्रल फील्ड ऑफ लिगेंड्स। ये सब आपको लिखना है। ये फिगर ही मेन है इस थियरी का, इस थियरी में ये फिगर ही मेन है, राइट। नाउ लेट्स रीड द स्टेटमेंट। In octahedral coordination entity, 6 ligands surrounding the metal ion or atom, there will be repulsion. There will be repulsion between the electrons in the d orbitals and the electrons of the ligand. d orbital में जो इलेक्ट्रॉन होंगे और ligand को जो इलेक्ट्रॉन है उनके बीच में क्या होगा? रिपल्शन होगा, राइट। Such a repulsion is more when the metal d orbital is directed towards the ligand. If the d orbital is directed towards the ligand, it experience more repulsion. किसके बीच में रिपल्शन होगा? d में जो इलेक्ट्रॉन है वो, और ligand के जो इलेक्ट्रॉन है उसके बीच में क्या होगा? रिपल्शन। और अगर ऑर्बिटल ligand के डायरेक्शन में है तो उसको रिपल्शन ज्यादा लगेगा आगे, ओके। एंड द रिपल्शन इज लेस व्हेन इट इज अवे फ्रॉम द ligand, ओके।
Thus dx² minus y² and dz², this both point towards the axis along the direction of ligand. ये दोनों कहां पर है? एक्सिस के ऊपर है. along the direction of ligand they will experience more repulsion and they will rise in energy. और बाकी बचे x, y, y, z, zx which are directed between the axis. ये जो तीनों है वो प्लेन में होते हैं between the axis. ये तीनों कैसे होते हैं? between the axis. ये तीनों होते हैं between the axis, right? And they will be lowered in energy relative to the average energy in the spherical crystal field. तो spherical field में जो एनर्जी था उसके कंपेयर में इनका एनर्जी रिलेटिवली लो हो गया, इनका एनर्जी रिलेटिवली बढ़ गया. ओके चलो. Thus the degeneracy of d orbital has been removed due to the ligand electron metal electron repulsion. Degeneracy लिफ्ट हो गया. क्यों लिफ्ट हो गया? Because there is a repulsion between ligand electron and metal electron, right, in the octahedral complex to yield 3 orbitals of lower energy. क्या कहेंगे उससे हम? T2g. and 2 orbitals of higher energy. क्या कहेंगे उसे हम? Ag. क्या कहेंगे उसे हम? Ag. This splitting of degenerated levels due to the presence of ligand in the definite geometry is termed as crystal field splitting. तो जो degenerated orbital का splitting हो गया in the presence of ligand, स्टेटमेंट लिखने पड़ेंगे, खाली फिगर ड्रॉ करके आओगे और सोचोगे कि 4 में से 4 मिलेंगे, तो नहीं मिल रहे. Right, the splitting of the degenerated ligand in the presence of the metal ion, or in the splitting of the degenerated orbitals of metal ion in the presence of ligand. ligand के आते ही जो d orbital का splitting हुआ उसे हम क्या कहेंगे? crystal field splitting. और जो एनर्जी हुआ है सेपरेशन का, उस एनर्जी को हम डिनोट करेंगे लैम्बडा फॉर O for octahedral. The energy of the 2 Eg orbitals will increase by 3/5 delta O, and that of a 3 T2g orbital decrease by 2/5 delta. Eg ऊपर गया है, Eg ऊपर गया 3/5 delta O, T2g नीचे आया है 2/5 delta O. Do you understand this? Now, splitting energy किस पे डिपेंड करता है? लिगैंड के ऊपर. समझो, अगर कोई लिगैंड ऐसा है जो बहुत स्ट्रांग है, अगर कोई लिगैंड ऐसा है जो बहुत स्ट्रांग है तो वो स्प्लिटिंग ज्यादा करेगा. अगर कोई लिगैंड ऐसा है जो वीक है तो वो स्प्लिटिंग कम करेगा. स्ट्रांग लिगैंड के आते ही ज्यादा स्प्लिटिंग होगा, वीक लिगैंड के आते ही कम स्प्लिटिंग होगा. तो कौन सा लिगैंड कितना स्प्लिटिंग करेगा उसको एक सीरीज में अरेंज किया गया है, और उस सीरीज को कहा जाता है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज. क्या कहते हैं इसको? स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज. आपके सामने ये रहा स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज. लेट्स सी द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी डेल्टा O depends on the field produced by the ligand and charge on the metal ion. कितना स्प्लिटिंग होगा वो दो चीजों पर डिपेंड करता है, लिगैंड के फील्ड और मेटल आयन के चार्ज के ऊपर. Some ligands are able to produce a strong field, in which case the splitting will be large. So if the field is strong, splitting will be large, right? If the field is weak, splitting will be small. In general, ligand can be arranged in a series in the order of increasing field strength. ये सीरीज हमने अरेंज किया इंक्रीजिंग फील्ड स्ट्रेंथ एज गिवन बिलो. तो चेक करिए पूरे सीरीज को. सबसे कम स्प्लिटिंग कौन करेगा? I-, तो वो सबसे वीक फील्ड प्रोड्यूस करेगा. उससे थोड़ी स्ट्रॉन्ग फील्ड कौन प्रोड्यूस करेगा? Br-. देन कम थायोसाइनेटो, क्लोराइड, सल्फाइड, फ्लोराइड, हाइड्रोक्सिडो, ऑक्सोलेटो, वाटर, NCS, थायोसाइनेटो, N, EDTA, इथिलीन डायमाइन टेट्राएसिड, बड़ा सा लिगैंड बनाया था हेक्साडेंटेट, अमोनिया, इथेन 1,2 डायमाइन, साइनिडो एंड CO इज कार्बोनिल. सीरीज याद रखना, रटना है आपको सीरीज को. स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज. सबसे वीक फील्ड आयोडो, ब्रोमो, थायोसाइनेटो S, क्लोरो, सल्फाइड, फ्लोरिडो, हाइड्रोक्सिडो. वापस एक बार, आयोडो, ब्रोमो, थायोसाइनेटो S, क्लोराइड, सल्फाइड, फ्लोराइड. 6 के ग्रुप में याद रखो. पहले ग्रुप में आयोडो, ब्रोमो, थायोसाइनेटो S, क्लोराइड, सल्फाइड, फ्लोराइड. बाकी 6 पे चल ले चलो. अब सारे भारी भारी आएंगे. हाइड्रोक्सिडो, ऑक्सोलेटो, वाटर, थायोसाइनेटो एंड EDTA. और सबसे खतरनाक कौन है? सबसे खतरनाक है CO, CN, EN, NH3. ये बहुत खतरनाक है चारों के चार. ये स्ट्रॉन्ग फील्ड वाले बहुत ज्यादा स्प्लिटिंग करेंगे. अब स्प्लिटिंग का इंपॉर्टेंस है आगे जाके. मैग्नेटिक बिहेवियर आपको पता चलेगा बाय द स्प्लिटिंग एनर्जी ओनली.
right? Okay, this is an experimentally determined series based on absorption of the light by complexes with different ligand. तो अलग अलग लिगैंड के केस में कॉम्प्लेक्स कितने वेवलेंथ के लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, अलग अलग लिगैंड के केस में कॉम्प्लेक्स आयन कौन से वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा, उसके बेसिस के ऊपर आपने ये सीरीज को डेवलप किया है, जिसे हम क्या कहेंगे, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। क्या सीरीज है, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब चलिए इसका इंपॉर्टेंस समझते हैं। राइट, सपोज ऑक्टाहेड्रल का स्प्लिटिंग हो चुका है। स्प्लिटिंग क्या होगा ऑक्टाहेड्रल का, नीचे कितने ऑर्बिटल रहेंगे, 3, ऊपर कितने ऑर्बिटल रहेंगे, 2, नीचे 3 ऑर्बिटल, ऊपर 2 ऑर्बिटल। राइट, ध्यान से समझना इसको। अगर इसको हम क्या कहेंगे, नीचे वाले को T2G, ऊपर वाले को हम क्या कहेंगे, EG। आप किसी को D भी नहीं कहना, T2G और EG कहना है आपको। अगर D में एक ही इलेक्ट्रॉन है तो कहां रहेगा, ऑब्वियसली इधर ही रहेगा, क्योंकि पहला क्या बढ़ता है हमेशा, लोअर एनर्जी लेवल, फिर क्या बढ़ता है, हायर एनर्जी लेवल। चलो अगर D2 हुआ, बोलो D2 हुआ तो क्या होगा, D2 हुआ तो एक यहां पर और एक यहां पे, कोई नहीं। अगर D3 हुआ तो क्या होगा, D3 हुआ तो यहां पे भी एक, ये हो गया D3। व्हाट इफ देयर इज अ D4? फॉर D4 देयर आर 2 चॉइसेस। सारा जो खेल है वो D4 का है। देयर आर 2 चॉइसेस, या तो चौथा इलेक्ट्रॉन इधर पैरिंग करे या चौथा इलेक्ट्रॉन ऊपर जाए। अगर चौथा इलेक्ट्रॉन यहां पैरिंग कर देगा तो कंपाउंड कैसा हो जाएगा, लो स्पिन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पैरिंग में आ गए। अगर चौथा इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा तो कंपाउंड कैसा बनेगा, हाई स्पिन, क्योंकि बहुत सारे सिंगल इलेक्ट्रॉन आपको मिलेंगे। अब चौथा इलेक्ट्रॉन नीचे रहेगा कि ऊपर जाएगा, इसका कंप्लीट डिपेंडेंस है कि ये स्प्लिटिंग एनर्जी कितना है। राइट, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन को पैरिंग करना है तो पैरिंग करने के लिए भी इलेक्ट्रॉन को एनर्जी चाहिए। पैरिंग करने के लिए भी इलेक्ट्रॉन को एनर्जी चाहिए, ऐसे ही थोड़ी पैरिंग हो जाएगा। राइट, तो पैरिंग करने के लिए भी इलेक्ट्रॉन को एनर्जी चाहिए और ऊपर जाने के लिए भी इलेक्ट्रॉन को एनर्जी चाहिए। तो अगर लिगेंड स्ट्रांग होगा तो स्ट्रांग लिगेंड बहुत ज्यादा स्प्लिटिंग कर देता है। अगर स्ट्रांग लिगेंड होगा तो स्प्लिटिंग बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो वहां पर चौथा इलेक्ट्रॉन ऊपर नहीं जाएगा, नीचे पैरिंग कर लेगा। अगर लिगेंड वीक है तो स्प्लिटिंग कम रहेगा, स्प्लिटिंग कम होगा तो इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाएगा। दैट्स द कंसेप्ट। तो जब ये सब आएंगे ना, ये सारे स्ट्रांग फील्ड लिगेंड है, इसका स्प्लिटिंग इतना ज्यादा होगा कि चौथा इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, ऊपर नहीं जा पाएगा, नीचे ही पैर कराएगा। जब ये सारे होंगे, ये सारे वीक फील्ड है, स्प्लिटिंग कम रहेगा। स्प्लिटिंग कैसा रहेगा, कम रहेगा। कम रहेगा मतलब चौथा इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाएगा आराम से। तो इन सबके कंपाउंड हाई स्पिन बनते हैं, बहुत सारे सिंगल इलेक्ट्रॉन आपको मिलेंगे। जबकि इनके कंपाउंड कैसे बनते हैं, लो स्पिन बनते हैं, क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रॉन नीचे ही पैरिंग हो जाता है। डू गेट दिस, डू गेट दिस? सो वी राइट फॉर द D4, हम D4 के लिए लिखेंगे। सो if it's a D4 we have 2 choices. First choice, यहीं पे नीचे क्या हो जाए, पैरिंग हो जाए। राइट, नीचे पैरिंग हो गया, इसका मतलब T2G क्या हो गया, 4, EG क्या रहा, 0। नीचे पैरिंग कब हो जाएगा, जब ये स्प्लिटिंग एनर्जी बहुत ज्यादा है। If the splitting energy is more than pairing energy, P for pairing energy, O for splitting energy of octahedral, right? So अगर ये splitting energy बहुत ज्यादा है, इसका मतलब लिगेंड कैसा होगा, strong field ligand। strong field ligand अगर होगा तो splitting energy बहुत ज्यादा रहेगी, तो इलेक्ट्रॉन ऊपर नहीं जाएगा, नीचे ही पैरिंग कर लेगा। मतलब कंपाउंड कैसे बनेंगे, लो स्पिन कंपाउंड बनेंगे। कैसे कंपाउंड बनेंगे, लो स्पिन। ऑन दी अदर एंड, अगर ये स्प्लिटिंग एनर्जी कम है तो चौथा इलेक्ट्रॉन कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। मतलब T2G में कितना रहा, 3, EG में कितना रहा, 1। ये कब होगा, जब स्प्लिटिंग एनर्जी कम है कंपेयर टू पैरिंग एनर्जी। स्प्लिटिंग एनर्जी कम कब रहेगी, जब लिगेंड कैसा होगा, वीक फील्ड। कैसा लिगेंड होगा, वीक फील्ड लिगेंड। तो उस केस में कंपाउंड कैसा बनेगा, हाई स्पिन।
कैसा कंपाउंड बनेगा? हाई स्पिन कंपाउंड। अब आप एक बात याद करो, हमने जब वीबीटी किया था ना, तो वीबीटी में जब CN वाले कंपाउंड थे ना, तो हम क्या करते थे? रीअरेंज करते थे। पता है कुछ? हम क्या करते थे? रीअरेंज करते थे, फिर खाली ऑर्बिटल लेते थे। तो यहां देखो अपने आप को कंसेप्ट सेट हो रहा है कि जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा, स्प्लिटिंग बहुत ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन को पहले क्या करना पड़ेगा? नीचे पैरिंग करना पड़ेगा। वीबीटी में ऐसा कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था। वीबीटी में तो हम सेट कर रहे थे मैग्नेटिक मोमेंट को एडजस्ट करने के लिए। डू यू अंडरस्टैंड दिस? समझ आया चौथे इलेक्ट्रॉन का खेल क्या है वो? लेट्स रीड दिस नाउ। लेट्स असाइन द इलेक्ट्रॉन इन d ऑर्बिटल ऑफ मेटल इन ऑक्टाहेड्रल कोऑर्डिनेशन एंटिटी। द सिंगल डी इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? ऑब्वियसली T2G में ही जाएगा। पहला इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? T2G में। D2 D3 भी कहां जाएंगे? T2G में। प्रॉब्लम कहां से आएगा? D4। उसके पास दो पॉसिबिलिटी है। चौथा इलेक्ट्रॉन या तो T2G लेवल में पैरिंग करे, या तो वो क्या करे? पैरिंग को अवॉइड करे। इट कुड अवॉइड पेइंग, नहीं पैरिंग, पैरिंग को अवॉइड करे। इट कुड अवॉइड पेइंग द प्राइस ऑफ, बराबर लिखा है, पूरा पढ़ा ही नहीं। इट कुड अवॉइड पेइंग द प्राइस ऑफ द पैरिंग एनर्जी बाय ऑक्यूपाइंग द T2G लेवल। तो चौथे EG लेवल, तो चौथे इलेक्ट्रॉन के पास दो चॉइस, या तो T2G में पैरिंग करें या तो EG लेवल में चला जाए। ओके, विच ऑफ दिस पॉसिबिलिटी अकर्स? इन दोनों में से क्या होगा वो किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड्स ऑन द रिलेटिव मैग्नीट्यूड ऑफ द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी डेल्टा O एंड द पैरिंग एनर्जी P। राइट, जैसे मैंने आपको बताया, स्प्लिटिंग अगर ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन नीचे पैरिंग करेगा, स्प्लिटिंग अगर कम होगा तो इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाएगा। स्ट्रॉन्ग लिगेंड इलेक्ट्रॉन पैरिंग करेगा, वीक लिगेंड इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा। समझ आया क्रिस्टल फील्ड थियरी? तो इतना आपको लिखना है ऑक्टाहेड्रल में। नाउ लेट्स सी इट फॉर द टेट्राहेड्रल। मैंने क्यों यहां पे स्पेस छोड़ी है? मैंने तो यहीं पे काम कर लिया। एक लाइन है यहाँ पे नीचे, याद रखना है आपको। मुझे एक्चुअली यहाँ पे काम करना था, बट अभी ठीक है। ओके, एक एग्जांपल यहाँ पे समझते बना के, ठीक है? D4 to D7, D4 to D7, D4, D5, D6, D7. These coordination entities are more stable for strong field ligand as compared to weak field ligand। एक मार्क में आ सकता है आपको। D4 से D7 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में ज्यादा स्टेबल है। चलो एक एग्जांपल समझते हैं फटाफट। लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ Na3+2। ठीक है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट समझते हैं क्या होगा। सबसे पहले निकल का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? +2, क्योंकि अमोनिया न्यूट्रल है। राइट, निकल +2 का कॉन्फ़िगरेशन लिखो, VLF आर्गन। आर्गन के बाद क्या होगा? यहाँ पे 3D, देन 4s, +2 करना है। चलो, नॉर्मल निकल का क्या होगा? आर्गन के बाद 2 आ जाएगा 20, 20 और 8 कितना हो गया? 28। ये निकल का है। निकल +2 करना है, मतलब इसको आप निकाल दो। तो व्हाट डू यू हैव? D8। व्हाट डू यू हैव? D8। चलो, लिगेंड कौन सा आ रहा है? अमोनिया। अमोनिया कैसा लिगेंड है? स्ट्रॉन्ग फील्ड। अमोनिया इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। अमोनिया इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। बेटा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में कौन ज्यादा होगा? स्प्लिटिंग एनर्जी। चलो, कंपाउंड कौन सा है? ऑक्टाहेड्रल है, क्योंकि 6 लिगेंड आ रहे हैं ना, देखो। तो ऑक्टाहेड्रल फील्ड आने वाला है लिगेंड के। ऑक्टाहेड्रल फील्ड के अंदर इस तरह से होता है स्प्लिटिंग, यहां पे 3, यहां पे 2, है ना। इसे क्या कहेंगे? T2G। इसे क्या कहेंगे? EG। ये आपका स्प्लिटिंग एनर्जी डेल्टा हो। चलो, कितने इलेक्ट्रॉन भरने? 8। और स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, मतलब ये वैल्यू बड़ी है, तो क्या करेंगे? 1 2 3, चौथा इलेक्ट्रॉन कहां भरेंगे? ऊपर के नीचे? नीचे, ये स्प्लिटिंग ज्यादा है। 6 हो गया, 7 और 8। तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेंगे? 2 बचेंगे। कंपाउंड कैसा होगा? पैरामैग्नेटिक, with n equal to 2, mu would be equal to under root of 2 into 2 plus 2 bm under root of 8, 2.82 bm होगा इसका मैग्नेटिक मोमेंट। इसका मैग्नेटिक मोमेंट होने वाला है 2.82। एक दूसरा करते हैं फटाफट। कोबाल्ट, COCl6 करते हैं -3। चलो फटाफट, COCl6 -3 करते हैं। बोलो, कोबाल्ट किस स्टेट में आएगा? +3।
कोबाल्ट की स्टेट में आएगा +3। पहले कॉन्फ़िगरेशन बनाओ इसका आर्गन, आर्गन के बाद 3D, देन 4s 18 हो गया, यहाँ पे 19 20। कोबाल्ट कौन सा नंबर पे आता है? कोबाल्ट 27। ओके, मैं एक काम करता हूं, थोड़ा ऊपर वाला एलिमेंट लेता हूं ताकि डी में थोड़े कम इलेक्ट्रॉन रहे, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड द डिफरेंस। कोबाल्ट की जगह क्रोमियम लेते हैं। चलो बेटा देख, क्रोमियम प्लीज टेक क्रोमियम। क्रोमियम कौन सा नंबर पे आता है? 24। 18 और 2 हो गए 20, 20 और 4 हो गए यहाँ पे 24। हमें क्या करना है? क्रोमियम +3 करना है। तो मैंने पहले से यहाँ पे क्रोमियम लिख दिया था। +3 मतलब 2 यहां से जाएंगे, 1 यहां से जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? 3D में 3 हो जाएंगे और 4s में क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ओके, मैं थोड़ा सा इसको और चेंज कर रहा हूं क्योंकि मुझे D4 चाहिए, इसलिए अभी मुझे D3 मिल रहा है। मैं खुद से एग्जांपल सेट कर रहा हूं। अगर मुझे यहाँ पे +4 चाहिए तो मुझे ब्रैकेट पे कितना चार्ज लेना पड़ेगा? -2। लेट्स टेक -2 ऑन ब्रैकेट। तो क्रोमियम क्या हो जाएगा आपका? -4 लेना पड़ेगा ना यहाँ पे। टेक -4, क्रोमियम हो गया आपका +2। टेक -4, क्रोमियम हो जाएगा आपका +2, राइट। चलो +2 मतलब यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? ओके, क्रोमियम में क्या था? यहां पे 2, यहां पे 4। +2 मतलब यहां से 2 निकल चुके हैं, यहां पे आ गए 4 इलेक्ट्रॉन, मतलब हमारे पास है D4। चलो D4 कॉन्फ़िगरेशन है, लिगेंड कौन सा आ रहा है? Cl- कैसा लिगेंड है? वीक फील्ड। वीक फील्ड लिगेंड में कौन ज्यादा रहेगा? पैरिंग एनर्जी, क्योंकि स्प्लिटिंग एनर्जी कम रहता है। कितने लिगेंड आ रहे हैं? 6 आ रहे हैं, मतलब स्प्लिटिंग कैसा करना है? ऑक्टाहेड्रल। विल डू ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग। चलो करो ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग। नीचे 3 ऊपर 2, ये T2G और ये EG। कितने इलेक्ट्रॉन है? डी में 4, 1 2 3। सारा गेम किसका है? चौथे इलेक्ट्रॉन का। चलो क्या ज्यादा है? पैरिंग एनर्जी के स्प्लिटिंग एनर्जी? पैरिंग एनर्जी। स्प्लिटिंग एनर्जी कम है, लिगेंड वीक फील्ड है। लिगेंड वीक फील्ड है मतलब इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? ऊपर। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिला आपको? 4। तो कंपाउंड कैसा हो गया? पैरामैग्नेटिक। कंपाउंड इज पैरामैग्नेटिक। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? 4। अब मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड कर लेना, अंडर रूट ऑफ 4 × 4 + 2 √24 होता है 4.92, 4.83 कितना था? फिर 4.89 भी है। तो इस तरह से आप CFT से भी डिसाइड कर सकते हो शेप एंड मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट आप CFT से डिसाइड कर सकते हो बाय कंसीडरिंग दिस थिंग्स। डी में इलेक्ट्रॉन फाइंड करो, स्प्लिटिंग कौन सा है वो देखो, लिगेंड कौन सा है वो देखो, एंड अकॉर्डिंगली आप डी में इलेक्ट्रॉन अरेंज करो। आपको पता चल जाएगा कि कंपाउंड आया होगा कि पैरा होगा। अंडरस्टूड दिस कंसेप्ट? क्लियर? ओके, नाउ लेट्स सी द स्प्लिटिंग ऑफ टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल में कितने लिगेंड आएंगे? 4 आएंगे। और टेट्राहेड्रल के 4 लिगेंड आते हैं प्लेन से। कहां से अप्रोच करते हैं वो? प्लेन से। कहां से अप्रोच करते हैं? प्लेन से। तो वो एक्सिस से अप्रोच नहीं करते हैं। तो यहां पे एक्सिस पे कौन सा ऑर्बिटल होते हैं? x² - y² एंड z²। तो लिगेंड एक्सिस से अप्रोच नहीं कर रहे हैं, मतलब एक्सिस वाले को रिपल्शन कम लगेगा और बाकी जो 3 होते हैं उनको रिपल्शन ज्यादा लगेगा। तो यहां पे एनर्जी लेवल में कौन ऊपर जाएगा? xy, yz एंड zx। और कौन नीचे आ जाएगा? x² - y² एंड z²। राइट, तो वापस यहां पे ऐसे बनाएंगे मेटल आयन। ये मेटल आयन इन स्फेरिकल फील्ड, और ये हो गया आपका मेटल आयन इन प्रेजेंस ऑफ द लिगेंड। लिगेंड लिगेंड लिगेंड, राइट। चलो कुछ भी नहीं है, आइसोलेटेड है, तो पांचों के 5 डी ऑर्बिटल कैसे रहेंगे? सेम, राइट। यू कैन राइट या सबके नाम लिख दो, XY, YZ, ZX, x² - y² एंड z²। स्फेरिकल फील्ड लगाई। ये डायग्राम किसका है? एनर्जी का। स्फेरिकल फील्ड लगाई, सबके सबकी एनर्जी एक इक्वली बढ़ेगी।
स्टिल दे आर डिजनरेटेड। तो यह है आपका आइसोलेटेड गैसियस मेटल आयन, यह है मेटल आयन इन स्फेरिकल फील्ड ऑफ। चलो अब यहां पे अप्रोच हुआ जैसे ही, और विल हैपन, ये आपका एवरेज एनर्जी था, राइट। किसको ज्यादा रिपल्शन लगेगा यहाँ पे, एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स को, तो वो कहां चले जाएंगे ऊपर। किसको कम रिपल्शन लगेगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एन जेड स्क्वायर। और ये कौन सा ऑर्बिटल है, एक्स वाई वाई जेड एन जेड एक्स। यहां जो स्प्लिटिंग एनर्जी है इसे हम कहेंगे डेल्टा टी। टी इंडिकेट टेट्राहेड्रल, टी इंडिकेट्स व्हाट, टेट्राहेड्रल। ओके, क्या होगा, क्या दिया है, ओह चलता है, कुछ नहीं है, स्क्वायर ब्रैकेट करना है, स्क्वायर ब्रैकेट। चलो भाई, ये लड़की ऐसा कह रहे थे स्क्वायर ब्रैकेट करो, बस खुश ले, बस ऐसे करा है बुक में, इसका कोई मार्क नहीं करता, डोंट वरी, ऐसा कोई मार्क नहीं करता इसका, ठीक है। चलो अब इन ऑर्बिटल को हम कहेंगे, जो नीचे लेवल में उसे क्या कहते हैं, T2G, ऊपर वाले को क्या कहते हैं, AG। तो यहाँ पे T2G की जगह खाली इनको T2 कहना है, क्या कहना है इनको, खाली T2, और इसे खाली कहना है EG, नहीं खाली E कहना है। नीचे वाले को क्या कहते हैं, T2G। ओ भाइयों, मतलब जो 3 ऊपर गए ना वो 3, कहा गया, हाँ वही। चलो जो 3 का पैर है ना, 3 के पैर को यहाँ पे सर्कल क्यों बनाया मैंने, ओके। यहाँ पे 3 ऊपर और 2 नीचे। जो 3 का पैर है, 3 के पैर को हम कहेंगे T2 और 2 को कहेंगे यहाँ पे E। यहाँ पे G नहीं लगाना है आपको, क्योंकि ऐसा लिख के दिया है कि G इज ओनली फॉर द सिमेट्रिक फील्ड, और टेट्राहेड्रल का फील्ड सिमेट्रिक नहीं होता है, तो इसलिए इसमें G नहीं लगाना है। तो इसमें खाली क्या रहेगा, जो नीचे है वो E, ऊपर है वो T2, राइट। और इसका जो स्प्लिटिंग एनर्जी है टेट्राहेड्रल का स्प्लिटिंग एनर्जी होता है 4/9, कितना दिया है, 4/9 ऑफ स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ ऑक्टाहेड्रल। टेट्राहेड्रल का स्प्लिटिंग एनर्जी होता है 4/9 टाइम्स स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ ऑक्टाहेड्रल। चलो यहां पे जो 2 ऊपर गए, 3 ऊपर गए हैं, वो कितने ऊपर जाएंगे, 2/5 डेल्टा टी, और जो नीचे आए वो कितना नीचे आएंगे, 3/5 डेल्टा टी, राइट। 3 के पैर में 2 आएगा, 2 के पैर में 3 आएगा। यहां पे देखो 3 के पैर में 2 आएगा, 2 के पैर में 3 आएगा, तभी एनर्जी सेम रहेगी ना। इन दोनों का 3/5 प्लस हुआ, तो इन तीनों का क्या होगा, 2/5 माइनस होगा, तभी जाके सब कुछ बैलेंस हो पाएगा, राइट। तो ये हो गया ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग। अगर एग्जाम में आता है तो ना आंखें खोल के देखना कि स्प्लिटिंग ऑक्टाहेड्रल के लिए लिखना है कि टेट्राहेड्रल के लिए लिखना है। टेट्राहेड्रल में खाली फिगर दिया, उससे ज्यादा कुछ दिया नहीं है। यहां पे हम लिखेंगे ओके, नॉन डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स in presence of tetrahedral field of ligands, राइट। इसके भी एग्जांपल आप चाहो तो बना सकते हो। यहां भी सेम कंसेप्ट रहेगा। चौथे इलेक्ट्रॉन के लिए आपको देखना है, चौथा इलेक्ट्रॉन या तो पैरिंग करेगा या तो ऊपर जाएगा। बट जनरली यहां पे क्या होता है, ये स्प्लिटिंग एनर्जी बहुत कम होती है, क्योंकि देखो इसका स्प्लिटिंग एनर्जी ऑक्टाहेड्रल का खाली 4/9 टाइम्स है। तो इसमें स्प्लिटिंग एनर्जी जनरली कम रहता है, मतलब इलेक्ट्रॉन नॉर्मली कहां चला जाता है, ऊपर ही चला जाता है। तो इसके अंदर आपको लो स्पिन कंपाउंड बहुत रेयर दिखेंगे।
लो स्पिन मतलब जहां पे इलेक्ट्रॉन पेयरिंग हो जाए। ये स्प्लिटिंग एनर्जी कम है, मतलब इसके इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट ऊपर ही जाना है, तीसरा इलेक्ट्रॉन ऊपर ही जाएगा। सो बहुत रेयर केस में आपको यहां पे लो स्पिन कंपाउंड दिखते हैं, राइट। सो ड्यू टू स्मॉल वैल्यू ऑफ डेल्टा टी, लो स्पिन कंपाउंड्स आर वेरी रेयर। लो स्पिन कंपाउंड्स आर रेयर। लो स्पिन कंपाउंड यहां पे बहुत रेयर होते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द स्प्लिटिंग ऑफ द टेट्राहेड्रल कंपाउंड, राइट। चलिए स्लाइड मैंने ऐसे ही छोड़ दिया होगा। नाउ कम्स द नेक्स्ट टॉपिक विच इज द कलर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। वी विल डू इट आफ्टर 5 मिनट्स। नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है कलर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये ऐसा टॉपिक है जो मेजॉरिटी स्टूडेंट्स छोड़ देते हैं, और 2 बार मैंने देखा है ये पेपर में 4-4 मार्क में आता है कलर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, राइट। अब कोई भी कंपाउंड कलर क्यों दिखाता है? बिकॉज उसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो विजिबल पार्ट में से किसी एक वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेंगे। यहां पे आपने देखा CFT के हिसाब से कि कुछ इलेक्ट्रॉन नीचे के लेवल में होते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन ऊपर के लेवल में होते हैं। अब जो इलेक्ट्रॉन नीचे के लेवल में है उनको जब लाइट आप दोगे, उनको जब एनर्जी मिलेगी, तो वो लाइट में से कोई पर्टिकुलर वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लेंगे और खुद कहां चले जाएंगे? हाई एनर्जी लेवल में चले जाएंगे। तो अगर व्हाइट लाइट में से एक वेवलेंथ गायब हो गई तो अब वो लाइट व्हाइट रहने वाली नहीं है। जो वेवलेंथ या जो कलर एब्जॉर्ब हो जाएगा उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर आपको देखने मिलेगा। व्हाइट लाइट के स्पेक्ट्रम में होता है विबग्योर, राइट। अगर रेड वाला पार्ट एब्जॉर्ब हो जाएगा तो कंपाउंड विल अपीयर वायलेट इन कलर। अगर वायलेट वाला पार्ट एब्जॉर्ब हो जाएगा तो कंपाउंड विल अपीयर रेडिश इन कलर। डू यू अंडरस्टैंड दिस? तो क्रिस्टल फील्ड के हिसाब से जो इलेक्ट्रॉन नीचे के लेवल में थे T2G में, जब उनके ऊपर लाइट गिरेगी वो लाइट में से कोई पर्टिकुलर वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करके हाई एनर्जी लेवल में जाएंगे। अगर व्हाइट लाइट में से कोई पर्टिकुलर वेवलेंथ एब्जॉर्ब हो जाती है तो अब वो लाइट व्हाइट बचता नहीं है। दैट मीन्स कुछ ना कुछ कलर आपको देखने मिलेगा। अब यहां पे कुछ एग्जांपल आपको रट्टा मारने हैं, रट्टा मारने कुछ एग्जांपल आपको, बिकॉज यू कैन नॉट जस्टिफाई एवरीथिंग ऑन द बेसिस ऑफ CFT। क्योंकि आपको एग्जैक्टली ये पता होना चाहिए कि स्प्लिटिंग एनर्जी कितना है। वो स्प्लिटिंग एनर्जी के हिसाब से आप रख सकते हो hc/λ और आपको पता चलेगा इतना वेवलेंथ एब्जॉर्ब हुआ। उसके कॉम्प्लीमेंट्री कौन सा कलर होगा दैट यू हैव टू फाइंड, राइट। सो मेजॉरिटी ऑफ द केसेस आपको डायरेक्ट एग्जांपल पूछे जाते हैं। एंट्रेंस एग्जाम में कुछ अलग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट इसमें तो डायरेक्ट एग्जांपल याद रखने हैं आपको। लेट्स सी, सम ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम इज बीइंग रिमूव्ड। सम ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम being removed, some of the visible spectrum being removed from the white light as it passes through the sample of coordination compound। coordination compound पे जब white light जाएगी तो white light में से कुछ spectrum को वो absorb कर लेगा। so the light that emerges is no longer white। the color of the complex is complementary to that which is absorbed। जो color absorb होगा उसका complementary color आपको मिलेगा। The complementary color is the color generated from the wavelength left over। तो जो वेवलेंथ बाकी बच जाएगी उनको मिक्सिंग करने से जो कलर बनेगा दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री कलर। जो वेवलेंथ एब्जॉर्ब हो गई वो तो गई, उसके सिवाय जितनी वेवलेंथ बची उनको मिक्स करने पे जो कलर आएगा उसे क्या कहेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री कलर कहेंगे। तो कॉम्प्लेक्स के ऊपर जब व्हाइट लाइट गिरेगी, व्हाइट लाइट में से कुछ स्पेक्ट्रम को एब्जॉर्ब करेगा, बाकी स्पेक्ट्रम बाहर जाएगा, बाकी स्पेक्ट्रम के मिलने से जो कलर मिलेगा दैट इज द कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ओके, इफ द ग्रीन लाइट इज एब्जॉर्ब, अगर ग्रीन लाइट एब्जॉर्ब हो गया तो बाकी बचे सारे कलर को मिक्स करने से कलर कैसा आ जाएगा? रेड आ जाएगा। बोलो, अब ये सब डिटेल हमें इतना जाना नहीं है। अगर ग्रीन आप निकाल दोगे तो बाकी जो बचे ना विबग्योर, उसमें से ग्रीन निकाल दो, बाकियों को मिक्स करने से कलर कैसा बनता है? रेड बनता है। तो ग्रीन का कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या है? ग्रीन का कॉम्प्लीमेंट्री कलर है रेड। अब यहां पर देखो कुछ एग्जांपल दिया आपको, सुनो। सी नॉर्मली क्या होता है, जब आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आता है ना, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, उसकी स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा होती है। ज्यादा स्प्लिटिंग एनर्जी मतलब वो ज्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। व्हाइट लाइट में से ज्यादा एनर्जी वाला पार्ट होता है वायलेट वाला। तो जब स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा होती है ना तो वो वायलेट वाले पोर्शन को एब्जॉर्ब करता है और रेडिश कलर दिखाता है, राइट। तो इतना आप एग्जैक्टली प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो कि कलर कौन सा होगा, तो थोड़ा सा आप आइडिया लगा सकते हो कि अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो वायलेट वाला पार्ट एब्जॉर्ब कर लेगा क्योंकि स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा होगी। वायलेट अगर एब्जॉर्ब करेगा तो बाकी बचे कलर को मिक्स करने से जो बनेगा दैट इज द कलर ऑब्जर्व।
अगर वीक लिगेंड है स्प्लिटिंग एनर्जी कम होगी, रेडिश पार्ट को एब्जॉर्ब करेगा, बाकी बच्चे कलर आपको दिखेंगे। सी सम एग्जांपल्स आर गिवन। COCl Na352 प्लस, इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर सकता सिवाय आप खुद, याद रखना है सब कुछ पूरा टेबल। एक MCQ 110% मिलेगा इसमें से। COCl Na35, चेक इट आउट, कुछ चीजें मार्क करेंगे क्योंकि दोनों में CO कॉमन है। देखो CO सब में कॉमन है, ये चारों एग्जांपल का मेटल आयन कॉमन है CO। यहां पे 5 अमोनिया लिगेंड है और एक क्लोरीन लिगेंड है, क्लोरीन वीक लिगेंड है राइट। यहां पे 5 अमोनिया के साथ एक वाटर है, सबके सब स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। यहां पे कोबाल्ट के साथ 6 के 6 अमोनिया है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड। यहां पे कोबाल्ट के साथ 6 के 6 एक साइनिड है, ये भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। तो देखो जब एक वीक लिगेंड था ना, तो जो लाइट उसने एब्जॉर्ब करी ना, उसकी एनर्जी कम है, बिकॉज एनर्जी क्या होती है Hc/λ। तो यहां पे देखो इन चारों में, आप ध्यान से देखो, इन चारों में देखो आपको आइडिया आएगा। इन चारों में सबसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड कौन है? Cn है। तो Cn क्योंकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, ज्यादा एनर्जी चाहिए, मतलब वेवलेंथ कैसा होगा? कम होगा। ये इस वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा 310 को। इससे थोड़ा सा वीक लिगेंड था अमोनिया, थोड़ा सा वीक लिगेंड है, मतलब थोड़ी स्प्लिटिंग एनर्जी कम हुई होगी। थोड़ी एनर्जी कम हुई है तो वेवलेंथ थोड़ी सी बढ़ेगी, क्योंकि एनर्जी कम हुई है तो वेवलेंथ थोड़ी सी बढ़ेगी। तो देखो इसके कंपेयर में इसका वेवलेंथ थोड़ा ज्यादा है, इतना वेवलेंथ एब्जॉर्ब करेगा। अब यहां पे देखो अमोनिया के साथ एक H2 आया, H2 अमोनिया से वीक है थोड़ा, तो स्प्लिटिंग एनर्जी थोड़ी और कम होगी। एनर्जी अगर कम होगी तो ऊपर जाने के लिए वेवलेंथ थोड़ा सा ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा वो, क्योंकि E एंड लैम्डा आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो थोड़ी स्प्लिटिंग एनर्जी कम हुई, मतलब थोड़ा सा हाई वेवलेंथ एब्जॉर्ब हो रहा है, देखो 500। और यहाँ पे अमोनिया के साथ एक क्लोरीन है, क्लोरीन बहुत वीक में था, तो उसकी स्प्लिटिंग एनर्जी और थोड़ी कम होगी, तो अब थोड़ा सा और हायर वेवलेंथ में एब्जॉर्ब करेगा। तो जितना यहाँ पे लिगेंड स्ट्रांग होता जा रहा है ना, विथ स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड, with strength of ligand, what is happening? Shorter wavelength is absorbed, shorter wavelength is absorbed. I hope it is clear to you. Is it clear? Is it clear? मैं यहां पे नीचे लिख देता हूं इसको। चलो ये चारों एग्जांपल को नीचे मार्क कर लेता हूं। COCl Na35 CO Na35 H2O CO NH36 and CO CN6। चार्ज कितना है सब में? +3, यहाँ पे -3 +3 +3 +2। चेक आउट प्लीज। यहां पे क्या हो रहा है? इस तरफ जाने से लिगेंड स्ट्रांग होते जा रहे हैं। क्या हो रहा है? इस तरफ जाने से लिगेंड्स गेटिंग स्ट्रांग, लिगेंड्स गेटिंग स्ट्रांग। अगर लिगेंड स्ट्रांग हो रहे हैं तो क्या होगा इसका कॉन्सिक्वेंस? स्प्लिटिंग एनर्जी विल इंक्रीज। अगर स्प्लिटिंग एनर्जी इंक्रीज होगी तो लैम्बडा एब्जॉर्ब क्या हो जाएगा? डिक्रीज होगा। लैम्बडा एब्जॉर्ब विल डिक्रीज, राइट। अब कलर पे आ जाओ, कलर पे आ जाओ। पहले 4 एग्जांपल को क्लियरली समझते हैं। एमसीक्यू में ऐसा आ सकता है कि कौन सा लिगेंड सबसे कम, कौन सा कंपाउंड सबसे कम वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा। 4 ऑप्शन आपको बना के दे सकते हैं, तो आपको इस तरह से देखना है कि जो लिगेंड स्ट्रांग होगा, एनर्जी ज्यादा है, तो कम वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा, शॉर्टर वेवलेंथ को। लिगेंड अगर वीक है, स्टैंड अप। व्हाट इज सो फनी हियर? लिव, बाहर आजा। कम 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 प्लीज, कम कम। व्हाट इज सो फनी हियर? अभिषेक, कैन यू टेल मी व्हाट इज सो फनी हियर? हाँ, वापस आना है अगले साल इधर ही। सिट। ओके, चलो कौन सा कलर एब्जॉर्ब करेगा चेक करो। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दिस वन। 535 इज द वेवलेंथ इक्विवेलेंट टू येलो कलर। अगर आपको पूरा स्पेक्ट्रम याद होता है ना, विबग्योर ऐसे होता है, VIBGYOR, राइट।
वेव लेंथ का रेंज होता है 4000 से करीब 7000 एंगस्ट्रॉम, विजिबल का 4000 से 7000, नैनोमीटर में लिखोगे तो 400 से 700। तो शॉर्टर वेवलेंथ होता है वायलेट का, ये 400 नैनोमीटर है, और ये 700 नैनोमीटर होता है रेड का, या 750 होता है। तो 535 इज सिमिलर टू द येलो कलर लाइट। तो ये येलो कलर को एब्जॉर्ब करेगा, येलो को एब्जॉर्ब करेगा, तो बाकी सब बचे ना, उसको मिलाने से कौन सा कलर बनेगा? वायलेट। तो ये कंपाउंड एब्जॉर्ब किसको करेगा? येलो को। येलो निकाल दोगे तो बाकी कलर को मिलाने से क्या बनेगा? वायलेट बनेगा। ओके, ये वाला 500 के एब्जॉर्ब कर रहा है। 500 मतलब कौन सा? थोड़ा शॉर्टर वेवलेंथ, ब्लू ग्रीन। थोड़ा शॉर्टर वेवलेंथ आया ना, शॉर्टर मतलब कौन सा कलर एब्जॉर्ब करेगा? ब्लू ग्रीन को एब्जॉर्ब करेगा। ब्लू ग्रीन को निकाल दो, बाकी बच्चे को मिक्स करोगे तो क्या बनेगा? रेड बनेगा। ब्लू ग्रीन को हटा दो, बाकी सबको मिक्स करोगे तो रेड बनेगा। अब इसका कोई साइंस नहीं है इसके पीछे, ये एक्सपेरिमेंटल चीज है, राइट? ओके, चलो अब ये कंपाउंड आया, थोड़ा सा लिगेंड स्ट्रॉन्ग हुआ था, थोड़ी वेवलेंथ शॉर्टर हुई, थोड़ी वेवलेंथ शॉर्टर हुई, तो उसने क्या एब्जॉर्ब किया? ब्लू एब्जॉर्ब किया। ब्लू निकाल दोगे तो बाकी बच्चे को मिलाने से कंपाउंड बनेगा येलो ऑरेंज। बोलो क्या लॉजिक है ये? ब्लू को निकाल दो, बाकी बच्चे को मिक्स करोगे तो कंपाउंड कैसा बनेगा? येलो ऑरेंज। डू यू अंडरस्टैंड दिस? इसको निकाला तो वायलेट, इनको निकाला तो रेड, इसको निकाला तो येलो ऑरेंज। इसके थोड़ा और नीचे आओ। 310, जो 310 वेवलेंथ है, 310 जो वेवलेंथ है वो विजिबल में नहीं आते, विजिबल 400 तक ही आता है। तो 310 इज रिलेटेड टू विच लाइट? यूवी लाइट। तो यूवी लाइट आप निकाल दोगे अगर, तो बाकी बचा जो लाइट के वेवलेंथ है उससे क्या बनता है? पेल येलो बनता है। कैसा बनता है ये? पेल येलो। आप देख सकते हो कलर वहां पे। चलो थोड़ा कंपाउंड चेंज करते हैं अब। ये सारों के सारों कोबाल्ट वाला था, राइट? अब आपको दिया है कॉपर H2O4 2+, ये कॉपर सल्फेट है। ये क्या एक्चुअल में? कॉपर सल्फेट है, CuSO4 × 5H2O। 5 में से ना 4 H2O ऐसे होते हैं कोऑर्डिनेटेड, 5 में से 4 H2O कोऑर्डिनेटेड होते हैं। SO4 काउंटर आयन होता है, और एक और H2O बाहर होता है, हाइड्रोजन बॉन्डेड। ये 11th में था कॉपर सल्फेट का स्ट्रक्चर। यू नो दैट कॉपर सल्फेट पाउडर इज ब्लू इन कलर। कॉपर सल्फेट पाउडर कैसा होता है? कलर में ब्लू होता है ना, ब्लूइश कलर। तो कॉपर सल्फेट इज ब्लूइश इन कलर। कॉपर सल्फेट एब्जॉर्ब कौन सा कलर करता है? रेड। रेड एब्जॉर्ब कर लेगा, तो बाकियों को मिक्स करने से कलर क्या बनेगा? ब्लू बनेगा। लास्ट वन, टाइटेनियम H2O6 3+, टाइटेनियम H2O6 3+, ऑन मिक्सिंग इट विल गिव्स यू, ओके, कौन सा कलर एब्जॉर्ब करेगा? ब्लू ग्रीन। ब्लू ग्रीन एब्जॉर्ब होगा तो कलर कौन सा दिखेगा? वायलेट। ये ऊपर भी आ चुका है, ब्लू ग्रीन एब्जॉर्ब होगा। अब देखो यहां पे ब्लू ग्रीन एब्जॉर्ब हुआ तो कलर क्या आया? रेड। और यहाँ पे ब्लू ग्रीन एब्जॉर्ब हुआ तो कलर क्या आया? वायलेट। यहाँ पे जो वेवलेंथ एब्जॉर्ब हुआ था ना उसको 500 था, और ये 498 है। दो का फर्क है खाली, और आंसर देखो, एक रेड और एक वायलेट है। तो इसलिए मैंने आपको पहले ही कहा कि इसको पूरी तरह जस्टिफाई करना पॉसिबल है ही नहीं। यू हैव टू रिमेंबर द डेटा। ओके, 1 मार्क का क्वेश्चन इसमें से आएगा। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस एग्जांपल, TiH2O6 3+। लेट्स अंडरस्टैंड दिस TiH2O6 3+। सबसे पहले चेक करो मेटल आयन कौन से स्टेट में होगा? +3। Ti+3 का कॉन्फ़िगरेशन बना हुआ आर्गन। आर्गन के बाद क्या होता है? 3D, उसके बाद होता है 4s। टाइटेनियम कौन से नंबर पे आता है? 22। 18 यहां पे हो गए, 19-20 यहां पे आएंगे, 21-22 यहां पे आएंगे। +3 करना है, 3 इलेक्ट्रॉन निकालोगे, 2 यहां से जाएगा, 1 यहां से जाएगा, बचेगा खाली 1 यहां पे। सो व्हाट डू वी हैव? D1। लिगेंड कौन सा है? ऑक्टाहेड्रल। और फील्ड कौन सा है? ऑक्टाहेड्रल। 6 लिगेंड आ रहे हैं ना, तो फील्ड कौन सा है? ऑक्टाहेड्रल। चलो ऑक्टाहेड्रल का करेंगे स्प्लिटिंग। चलो ऑक्टाहेड्रल का स्प्लिटिंग करते हैं। ऑक्टाहेड्रल के स्प्लिटिंग में नीचे कितने ऑर्बिटल रहते हैं? 3। ऊपर कितने ऑर्बिटल रहते हैं? 2। नीचे वाले को क्या कहते हैं हम? T2G। ऊपर वाले को हम क्या कहते हैं? EG। ये क्या करा हमने? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ऑफ ऑक्टाहेड्रल। एक ही इलेक्ट्रॉन है डी ऑर्बिटल में, ऑब्वियसली कहां रहेगा? इधर ही रहेगा। ये जो एनर्जी गैप है वो क्या है? डेल्टा O फॉर ऑक्टाहेड्रल। अब जैसे ही यहां से आप लाइट इंसिडेंट करोगे, ये इलेक्ट्रॉन लाइट को लेके कहां चला जाएगा? एनर्जी एब्जॉर्ब करके हायर लेवल में चला जाएगा, राइट? सो कहां चला गया इलेक्ट्रॉन? एनर्जी एब्जॉर्ब करके हाई में आ गया।
T2G खाली हो गया, इलेक्ट्रॉन कहां आ गया, Eg में आ गया, इलेक्ट्रॉन कहां आ गया, T2G में से Eg में आ गया। तो ये जो लाइट का वेवलेंथ उसने एब्जॉर्ब किया है, व्हेन यू कंपेयर दिस विद लैम्डा 0 इक्वल टू hc बाई लैम्डा, इसमें से जब आप लैम्डा फाइंड करोगे ना hc बाई लैम्डा 0, इसको सॉल्व करने पे आपका स्प्लिटिंग का जो एब्जॉर्ब वेवलेंथ है वो आएगा कौन सा, 498। क्या आएगा ये, 498 नैनोमीटर। दिस विल कम आउट टू बी 498 नैनोमीटर। 498 is a wavelength related to which color, blue green. So blue green is absorbed, and on mixing the remaining wavelength you will get the violet color of the compound, right? So you can write here, therefore blue green color is absorbed and compound appear violet, compound appear violet in color. ओके, सिमिलरली हमने कॉपर सल्फेट का भी एग्जांपल लिखा है अभी। कॉपर सल्फेट CuSO4 इंटू 5H2, एक्चुअली ये क्या होता है, CuH2O4, इतना कॉम्प्लेक्स पार्ट होता है। ये हैव अ काउंटर आयन एंड 1 molecule of water as हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल। तो यहां पे जब आप स्प्लिटिंग चेक करोगे इस कंपाउंड का, तो यू विल फाइंड दैट कि कॉपर सल्फेट रेडिश पार्ट को एब्जॉर्ब कर लेता है और कलर कौन सा दिखाता है, ब्लूइश दिखाता है, राइट। इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। कॉपर +2 का कॉन्फ़िगरेशन लिखो, 4 लिगेंड है H2O4, इसका ज्योमेट्री पता करना पड़ेगा, टेट्राहेड्रल लेके स्क्वायर प्लेनर एंड अकॉर्डिंगली यू कैन सॉल्व। इतना डिटेल में दिया नहीं है, तो दिस विल एब्जॉर्ब रेड एंड अपीयर ब्लू, वायलेट, कौन सा लिखा था, वायलेट नहीं, ब्लू था ना, ब्लू। नाउ वी हैव वन मोर एग्जांपल गिवन, NiH2O6 NiH2O6 हम इसको बारी बारी से H2O को रिप्लेस करेंगे बाई En, हम बारी बारी से H2O को रिप्लेस करेंगे बाई En। अब H2O और En में स्ट्रेंथ क्या था, स्ट्रेंथ क्या होता है लिगेंड का, कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, En। तो स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड अगर आप चेक करोगे तो En का स्ट्रेंथ ज्यादा था कंपेयर टू वाटर, मतलब En ज्यादा स्प्लिटिंग करेगा, En ज्यादा स्प्लिटिंग करेगा, मतलब जितने En आएंगे उतना एनर्जी बढ़ता जाएगा, जितना एनर्जी बढ़ेगा उतने शॉर्टर वेवलेंथ एब्जॉर्ब होंगे। सो विल राइट हियर एस En is stronger ligand with increase in En ion, with increase in En ligands, with increase in En ligands, splitting energy will increase, hence shorter wavelength will absorb, shorter, अब देखना इसको ध्यान से, shorter wavelength will be absorbed, shorter wavelength will be absorbed, shorter wavelength will be absorbed. Okay, so if I write again this spectrum here with your, try to understand this example. तो यहां पे वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है करीब 700 नैनोमीटर और यहां पे वेवलेंथ सबसे कम होता है करीब 400 नैनोमीटर। तो जितने En आते जाएंगे उतना ये वाला वेवलेंथ एब्जॉर्ब होता जाएगा, शॉर्टर वेवलेंथ। शॉर्टर वेवलेंथ अगर एब्जॉर्ब होता जाएगा मतलब ये वाला कलर धीरे धीरे निकलते जाएंगे, कंपाउंड विल अपीयर ऑफ दिस कलर। अब सबसे पहले ये जो कंपाउंड है NiH2O6, इसका कलर है ग्रीन, सही है ना, कलर चेक करो तो NiH2O6 का कलर है, इसका ग्रीन कलर है। अब हम क्या करेंगे, NiH2O6 के अंदर हम इसके अंदर डालने वाले हैं एक En आयन। सी व्हाट वी विल डू, NiH2O6 का एक्वियस सॉल्यूशन लेंगे और इसमें डालेंगे इथेन 1,2 डाइअमाइन का एक्वियस सॉल्यूशन। ये इथेन 1,2 डाइअमाइन क्या करेगा, इथेन 1,2 डाइअमाइन 2 वाटर मॉलिक्यूल को रिप्लेस करेगा। क्यों भाई 2 को रिप्लेस किया, क्योंकि En कैसा होता है, बाइडेंटेड होता है। En कैसा होता है, बाइडेंटेड होता है ना, En लिगेंड कैसा होता है, बाइडेंटेड, एक साथ 2 इलेक्ट्रॉन पेयर देता है, तो वो 2 H2O को बाहर निकाल देगा। हम दोनों H2O को अलग से लिख देंगे बाहर, ये आ गया आपका En और दोनों H2O को बाहर लिख दो आप प्लस करके,
लेट्स राइट इट क्लियरली। ये हो गया En और ये दोनों H2 आ गए बाहर। अब देखो सुनो, जैसे ये En आया ना, नाउ इट विल एब्जॉर्ब द शॉर्टर वेवलेंथ। कलर चेंज हो गया, क्या कलर हो गया इसका चेंज होके? पेल ब्लू। तो कलर बिकम पेल ब्लू, कलर बिकम पेल ब्लू। चलो अब क्या करेंगे, इसके अंदर एक और En जाने देंगे, दो और H2 बाहर निकालेंगे, एक और En अंदर डालेंगे, एक और En अंदर डालेंगे, तो और थोड़ा शॉर्टर वेवलेंथ एब्जॉर्ब होगा वो। ये En स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, जितने En आएंगे उतना स्प्लिटिंग बढ़ता जाएगा, उतना शॉर्टर 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 वेवलेंथ एब्जॉर्ब होगा, राइट। तो जब दो En आ जाएंगे, इसी के अंदर ऐड किया ना, ओके। चलो इसके आगे जब आप एक और En ऐड करो, आप एक और En ऐड करो, एक्वियस, अब क्या बनेगा देखो, ये Ni के साथ 4 H2 होते, वापस 2 H2 बाहर आ जाएंगे, अब बचे खाली 2 H2 और 2 En आ गए, राइट। और कौन बाहर निकल जाएगा? और 2 H2 बाहर निकले। ये चार्ज क्या होगा इसका? 2+। चार्ज सारे न्यूट्रल, ये सारे न्यूट्रल है, तो चार्ज ऐसे ही रहेगा। अब 2 En आते ही और थोड़ा शॉर्टर वेवलेंथ एब्जॉर्ब होगा, और जो कलर अपीयर होगा वो कौन सा है? ब्लू पर्पल। नाउ दिस विल अपीयर ब्लू पर्पल कलर, दिस बिकम ब्लू पर्पल इन कलर। तो ग्रीन में जब एक En आया तो कैसा हो गया वो? पेल ब्लू, लाइट ब्लू हुआ, लाइट ब्लू हुआ, राइट। एक और En जब आया तो कलर थोड़ा और डार्क हुआ, कौन सा कलर हुआ? ब्लू और पर्पल। मुझे तो कलर पता चलते नहीं है, ब्लू और पर्पल। चलो एक और En ला देते हैं अंदर, एक आखिरी H2 को भी निकाल देते हैं। अब एक और En ला दिया आपने, नाउ इट बिकम NiEn थ्राइस, और जो आखिरी H2 था वो भी बाहर। तो और थोड़ा शॉर्टर पार्ट ये एब्जॉर्ब करेगा, और थोड़ा शॉर्टर वेवलेंथ एब्जॉर्ब करेगा, और कलर क्या हो जाएगा अब इसका? वायलेट, राइट। तो जितने En आते जाएंगे अकॉर्डिंगली कलर चेंज होता जाएगा, राइट। यू अंडरस्टैंड दिस? सारे के सारे H2O क्या कलर था इसका? ग्रीन। एक En आया थोड़ा पेल ब्लू पे गया, एक और En आया थोड़ा डार्क ब्लू हुआ, एक और En आया वायलेट हो गया। तो जितने En आ रहे हैं उतना कलर बदलता जा रहा है, एंड दिस थिंग यू कैन एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ द CFT ओनली, और किसी प्रिंसिपल से आप ये नहीं समझा सकते हो। सो दिस इज ऑल अबाउट द कलर शोन बाय द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। नाउ देयर आर सम जेमस्टोन्स। जेमस्टोन्स मतलब ऐसे पत्थर जो चमकते थे, पर्टिकुलर कलर, राइट। रूबी देखा था आपने, सेफायर देखा था, पी ब्लॉक में था, किसमें था? रूबी था, सेफायर था, राइट। हाँ, सी द कलर प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। मुझे एक बात याद आई, पहले मैं यहां पे लिख देता हूं। इस कंसेप्ट को हम कहते हैं डी ट्रांजिशन। क्या कहते हैं इसे हम? डी ट्रांजिशन। क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक डी ऑर्बिटल से दूसरे डी ऑर्बिटल में जा रहे हैं, सारे के सारे डी ऑर्बिटल ही है, नाम अलग हो गया क्योंकि स्प्लिटिंग हुआ है तो सारे डी ऑर्बिटल ही, तो इलेक्ट्रॉन एक डी में से दूसरे डी में ही जा रहा है, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डी ट्रांजिशन। और डी ट्रांजिशन की वजह से आपको कलर दिखता है। चलो फटाफट इसको खत्म करते हैं। द कलर प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन विद इन डी ऑर्बिटल्स। ट्रांजिशन हो रहा है, कहां हो रहा है? विद इन डी ऑर्बिटल ही हो रहा है, राइट। दे अकर फ्रीक्वेंटली इन एवरीडे लाइफ। चलो यहां पे एक मार्क के क्वेश्चन आएंगे, जैसे कि रूबी होता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिसमें इम्प्योरिटी होता है क्रोमियम 3+ का। किसका इम्प्योरिटी होता है? क्रोमियम 3+ का। रूबी इज एल्यूमिनियम ऑक्साइड विच हैज अ ट्रेसेस ऑफ इम्प्योरिटी ऑफ क्रोमियम +3 आयन। ओके, क्रोमियम +3 का जब कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे यू गेट D3, which are randomly distributed in positions normally occupied by Al+3। तो कुछ जगह पे Al+3 की जगह पे क्रोमियम +3 होगा, जिसमें D3 कॉन्फ़िगरेशन है। We may view this chromium +3 species as, ये जो क्रोमियम +3 है वो क्या करेगा? This will form octahedral chromium complexes।
जो थोड़े बहुत क्रोमियम आयन है वो क्या बनाएंगे, क्रिस्टल में जाके ये बनाएंगे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड विच आर ऑक्टाहेड्रल, राइट। डी ट्रांजिशंस एट दिस सेंटर्स गिव राइज टू द कलर। तो जहां पे वो क्रोमियम आया है, क्रोमियम क्या करेगा, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में क्या होगा, डी ट्रांजिशन होगा और उसकी वजह से आपको कलर देखने मिलता है जेम स्टोन का, राइट। इसके एग्जांपल है रूबी का। ओके, एक और है एमराल्ड, राइट। एमराल्ड क्या होता है, एमराल्ड होता है बेराइल। बेराइल कौन सा क्रिस्टल है, Be3Al2 Si6O18। फॉर्मूला ऑफ बेराइल Be3Al2 Si6O18, उसमें भी इंप्योरिटी होता है क्रोमियम का। Emerald is basically beryl which contains some amount of Cr+3. Same thing, the absorption bands seen in the ruby shift to longer wavelength, namely yellow, red and blue, causing emerald to transist light which is green in region. तो emerald किस कलर का होता है, ग्रीन कलर का होता है। रूबी किस कलर का होता है, रेड का। emerald किस कलर का होता है, ग्रीन का होता है। दोनों के अंदर रूबी का क्रिस्टल बना है Al2O3 का, कुछ इंप्योरिटी है क्रोमियम की। एमराल्ड बना हुआ है बेराइल का, उसमें कुछ इंप्योरिटी है क्रोमियम+3 की। और ये क्रोमियम क्या करेगा, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाएगा जिसके अंदर डी ट्रांजिशन होगा, एंड दैट इज व्हाई यू कैन सी द डिफरेंट कलर्स। ओके, चलो इतना अच्छा थियरी है तो भी इसके लिमिटेशन है, इतने अच्छे थियरी के भी लिमिटेशन है। लेट अस सी लिमिटेशन ऑफ CFT, क्रिस्टल फील्ड थियरी के क्या लिमिटेशंस हैं। तो क्रिस्टल फील्ड थियरी में आपने एक अजम्पशन किया था कि बॉन्डिंग कंप्लीटली आयोनिक है। Now we know that complex compound का bonding 100% ionic होता है, that is actually covalent bonding, coordinate covalent bonding, जहां पे एक ही लिगैंड ने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन दे दिए थे, तो बॉन्ड तो आयोनिक था ही नहीं, स्टिल यू कंसीडर किया तो बॉन्ड इज आयोनिक। फिर अगर आप ऐसा कह ही रहे हो कि पूरा मॉडल इलेक्ट्रोस्टैटिक के ऊपर बेस है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन होता है, नेगेटिव आयन कंपेयर टू द डाइपोल। तो जो नेगेटिव लिगेंड है वो ज्यादा स्ट्रांग होने चाहिए कंपेयर टू न्यूट्रल लिगेंड, क्योंकि नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्ट्रांगली फील्ड को प्रोड्यूस करेगा कंपेयर टू द डाइपोल। बट अगर आप वो सीरीज देखोगे तो उस सीरीज में सारे नेगेटिव आयन इस तरफ थे और सारे न्यूट्रल इस तरफ थे, वो भी एक कॉम्प्लिकेशन है। लेट्स सी, फर्स्ट, द क्रिस्टल फील्ड मॉडल इज सक्सेसफुल इन एक्सप्लेनिंग द फॉर्मेशन, स्ट्रक्चर, कलर एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये उसका सक्सेस है। फेलियर क्या है, फ्रॉम द अजम्पशन दैट द लिगेंड्स आर पॉइंट चार्जेस, इट फॉलोज दैट एन आयोनिक लिगेंड शुड exert द ग्रेटेस्ट स्प्लिटिंग इफेक्ट। जो नेगेटिव लिगेंड थे वो ज्यादा स्प्लिटिंग करने चाहिए, मतलब वो स्ट्रांग होने चाहिए। द एनायोनिक लिगेंड्स एक्चुअली आर फाउंड एट द लो एंड ऑफ द स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। Negative ligand should be stronger, they should produce more splitting, but in spectrochemical series they are in the beginning, means they will weak field ligand. Second, it does not take account the covalent character of the bonding between the ligand and the central atom. Actually bonding covalent होता है। इस थियरी की शुरुआत ही क्या करी थी कि ये पूरा मॉडल इलेक्ट्रोस्टैटिक के बेस्ड है, पूरा मॉडल इलेक्ट्रोस्टैटिक के बेस्ड है, और बॉन्डिंग कौन सा है, परफेक्टली आयोनिक है। जब वो लिगेंड आएंगे तो स्प्लिटिंग करेंगे, उसके बाद इलेक्ट्रॉन अरेंज होंगे, राइट। ऑन दैट बेसिस यू हैव एक्सप्लेन एंटायर थियरी। सो इट इज ऑल अबाउट द क्रिस्टल फील्ड थियरी, CFT. We will have a small break and then we'll do some examples. Fine, the next topic is metal carbonyl and synergic bonding. नया टॉपिक है, सिंपल सा टॉपिक है। सो इफ यू रिमेंबर द मॉन्ड कार्बोनिल प्रोसेस, उसमें आपने देखा था कि हमने निकल का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाया था NiCO4। तो ये CO जो है कार्बोनिल, वो जनरली ऑलमोस्ट सारे ही ट्रांजिशन मेटल के साथ जुड़ के होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है, राइट। तो CO जो कार्बोनिल कहते हैं हम, CO कार्बोनिल forms homoleptic complex compounds with
मेजॉरिटी ऑफ ट्रांजिशन मेटल आयन। भाई ऐसा क्यों? इट फॉर्म्स कॉम्प्लेक्स कंपाउंड विद मेजॉरिटी ऑफ ट्रांजिशन मेटल आयंस। एटम्स लिखो या आयन लिखो। लेट्स राइट सम ऑफ द एग्जांपल। एक तो हमारा जाना पहचाना एग्जांपल NiCO4। क्या कहते हैं इसे हम? टेट्रा कार्बोनाइल निकल 0। ये ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। टेट्रा कार्बोनिल निकल 0। चलो इसका शेप क्या होगा? इसका शेप होगा टेट्राहेड्रल। इट हैज अ टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। ये सारे हो गए CO। दिस इज टेट्राहेड्रल। ओके, देन कम्स FeCO5। क्या नाम होगा इसका? पेंटा कार्बोनिल आयरन 0। क्या नाम होगा इसका? पेंटा कार्बोनिल आयरन 0। पेंटा कार्बोनिल आयरन 0। चलो 5 लिगेंड है, अरेंजमेंट क्या होगा? ट्रिगोनल बाइपिरामिड। 5 लिगेंड है तो अरेंजमेंट क्या होगा इसका? ट्रिगोनल बाइपिरामिड। इट्स अ ट्रिगोनल बाइपिरामिड। देन क्रोमियम फॉर्म CrCO6। क्रोमियम क्या बनाता है? CrCO6 हेक्सा कार्बोनिल क्रोमियम 0। नाम लिख देना आप, हेक्सा कार्बोनिल क्रोमियम 0। अरेंजमेंट क्या होगा? 6 लिगेंड है ना, ऑक्टाहेड्रल। दिस कंपाउंड इज ऑक्टाहेड्रल। दिस इज ऑक्टाहेड्रल, right? Then you have two special example. One is Mn2CO10. Mn2CO10. It is decacarbonyl. Deca is 10. It is decacarbonyl dimanganese. Decacarbonyl dimanganese 0. अब इसमें एक्चुअली क्या होगा? इट इज एक्चुअली मेड अप ऑफ 2 यूनिट्स ऑफ MnCO5, 2 यूनिट्स ऑफ MnCO5 जॉइन टुगेदर बाय MnMn बॉन्डिंग। तो यहां पे 2 MnCO5 के यूनिट होंगे जो आपस में मेटल मेटल बॉन्डिंग से जुड़ेंगे इस तरह से, और दोनों के पास अपने अपने 5 ग्रुप होंगे। 5 हो गए इनके CO। राइट, तो यहां पे 2 स्क्वायर प्लेनर यूनिट्स आपस में जुड़ेंगे और इस तरह का आपको बॉन्डिंग देखने मिलेगा। दोनों कैसे बनाना है? आपको स्क्वायर प्लेनर बनाना है, राइट? यू कैन सी द शेप ऑफ दिस। तो यहां पे 2 स्क्वायर प्लेनर MnCO5 आपस में जुड़ेंगे। ये दोनों कैसे होंगे? 2 स्क्वायर प्लेनर, 2 स्क्वायर प्लेनर MnCO5, 2 square planar MnCO5 joined by MnMn bond. 2 square planar MnCO5 किस बॉन्ड से ज्वाइन होंगे? मेटल मेटल, राइट? नाउ वन मोर वी हैव, दैट इज CO2CO8, Cr2CO8, Cr2CO8, राइट? इसका नाम है ऑक्टा कार्बोनिल डाई क्रोमियम 0, राइट? डाई कोबाल्ट, कोबाल्ट है इसके अंदर, CO है, CO ही है। MCQ में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका नाम है ऑक्टा कार्बोनिल, इसका नाम है ऑक्टा कार्बोनिल डाई कोबाल्ट 0। अब इसका अरेंजमेंट देख लो। इसके अंदर होगा कोबाल्ट कोबाल्ट बॉन्ड ब्रिज बाय CO मॉलिक्यूल। यहां पे होगा कोबाल्ट कोबाल्ट बॉन्ड, राइट? उसके बीच में होता है CO का ब्रिज इस तरह से, और बाकी 3 CO ऐसे रहेंगे। तो यहां पे कोबाल्ट कोबाल्ट बॉन्ड होता है, राइट, विच हैज अ ब्रिज ऑफ CO. So here we have cobalt cobalt bond with CO bridge. And what we need to understand, ऐसा तो क्या है मेटल का? ऐसा तो क्या है CO के अंदर
ये CO बहुत आसानी से मेटल के साथ जुड़ जा रहा है। तो जब CO जुड़ेगा, ध्यान से देखिए, जब CO जुड़ेगा तो वो दो तरह के बॉन्डिंग करेगा, सिग्मा भी होगा और साथ में कुछ पाई कैरेक्टर भी होगा। तो मेटल और कार्बोनिल के बीच में जो बॉन्ड होता है, मेटल और CO के बीच का जो बॉन्ड होता है, इज दिस बॉन्ड इज हैविंग बोथ sigma and pi character. This bond will have both sigma as well as pi character. चलो, this will have both sigma as well as pi character. Let's try to understand sigma कैसे, pi कैसे। तो ये हो गया मेटल। मेटल के पास होता है एम्प्टी ऑर्बिटल, राइट, और ये मेटल के बाकी d ऑर्बिटल्स। सपोज मेटल के पास इस ऑर्बिटल के अंदर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पहले से है। सपोज मेटल के पास पहले से एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, राइट। नाउ लेट्स फ्रॉम द CO मॉलिक्यूल, ये हो गया कार्बन, ये हो गया ऑक्सीजन, CO। MOT अगर आपको याद हो, MOT 11th स्टैंडर्ड केमिकल बॉन्डिंग, तो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में आता है ट्रिपल बॉन्ड, राइट। और MOT में ऊपर सिग्मा 2pz में एक इलेक्ट्रॉन पेयर आता है। क्या MOT सिग्मा 2pz, भाई 14 इलेक्ट्रॉन जब भरते हो ना MOT के हिसाब से, क्या बताओ तुमको, छोड़ो यार, इतना दिमाग कहां घिसाऊंगा। तो ये हो गया CO का कौन सा ऑर्बिटल, सिग्मा 2pz। कौन सा ऑर्बिटल है ये, सिग्मा 2pz, राइट। और इस सिग्मा 2pz के अंदर हम ऐसे ओवरलैप करके नहीं दिखाएंगे, हम बुक में जैसे वैसे ही ड्रॉ करेंगे। तो ये सिग्मा 2pz है, जहां पे एक बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर होता है कार्बोनिल के पास, और ये ऑर्बिटल है पाई स्टार ऑर्बिटल, जो एम्प्टी रहता है। कौन सा ऑर्बिटल है ये, पाई स्टार, ये एम्प्टी है। ये कौन सा ऑर्बिटल है, सिग्मा लिखो, सिग्मा 2pz लिखो, लेट्स राइट सिग्मा ओनली। नाउ व्हाट विल हैपन, जब ये दोनों जुड़ेंगे तो लिगेंड का काम ही होता है अपना इलेक्ट्रॉन पेयर मेटल आयन को देने का। तो यहां वही होगा, CO क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन पेयर मेटल आयन को देगा, एम्प्टी ऑर्बिटल में रखेगा, राइट। अब रिटर्न गिफ्ट होता है ना, रिटर्न गिफ्ट, तो ये मेटल क्या करेगा, अपने इस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन पेयर को इसके पाई स्टार के साथ ओवरलैप करवाएगा। तो लिगेंड क्या कर रहा है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन दे रहा है मेटल को, राइट। और मेटल क्या कर रहा है, अपने पास जो D और D इलेक्ट्रॉन पड़े हुए वो कहां रख रहा है, पाई स्टार में। तो जो मेटल और कार्बन के बीच में बॉन्डिंग हो रहा है, वो बॉन्डिंग में सिग्मा बॉन्ड भी है, साथ में पाई बॉन्ड भी है। इसीलिए मेटल और कार्बोनिल का जो बॉन्ड है वो कंपैरेटिवली बहुत स्ट्रांग होता है। कैसा होता है बॉन्ड, कंपैरेटिवली इट इज वेरी स्ट्रांग बॉन्ड। इसको भी ऐसा लिख दो, नहीं तो इसको बुरा लग जाएगा, ओके। तो दिस इफेक्ट इज कॉल्ड एज सिनर्जिक इफेक्ट, साइनर्जिक इफेक्ट, सिनर्जिक इफेक्ट, जो कहना है आप कह सकते हो। बिकॉज ऑफ दिस सिनर्जिक इफेक्ट दिस बॉन्ड इज कंपैरेटिवली वेरी स्ट्रांग। इसीलिए कार्बोनिल बहुत सारे मेटल आयन के साथ जुड़ के अलग अलग तरह के कंपाउंड बनाया। देखो आप, सारे लिगेंड ये काम नहीं कर सकते जो कार्बोनिल कर सकता है, ओके। सो आई विल रीड दिस पैराग्राफ फ्रॉम द टेक्स्ट बुक, ओके। द पैराग्राफ इज, तो यहां पे आपको लिखना है, ये वाले यहां से भी इलेक्ट्रॉन पेयर ऐसे होंगे। दिस इज द पाई बॉन्ड एंड दिस वन इज सिग्मा बॉन्ड। चलो, द मेटल कार्बन बॉन्ड इन द मेटल कार्बोनिल पोजेस बोथ सिग्मा एज वेल एज पाई बॉन्ड, दोनों बॉन्ड रहेंगे, इसमें सिग्मा भी रहेगा और पाई भी रहेगा। सिग्मा कैसे, वो चेक करो। द मेटल कार्बन सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म बाय डोनेशन ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन of the carbonyl carbon into the vacant orbital of metal। सिग्मा बॉन्ड कैसे बना, सिग्मा बॉन्ड बना बाय डोनेशन ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लिगेंड कौन है यहां पे, कार्बन, बाय डोनेशन ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कार्बन ऑफ CO group to the vacant orbital of metal, to the vacant orbital of metal। कौन सा बॉन्ड बना, सिग्मा, राइट। सिग्मा बॉन्ड कैसे बना,
तो सीओ के पास जो लोन पेयर है वो लोन पेयर सीओ ने किसको दे दिया, वैकेंट ऑर्बिटल को दे दिया, मेटल को, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म। आगे द मेटल कार्बन पाई बॉन्ड इज फॉर्म बाय द डोनेशन ऑफ, पाई बॉन्ड इज फॉर्म बाय द डोनेशन ऑफ pair of electron from a field d orbital of metal, field d orbital of the metal into the vacant anti bonding orbital of the carbon monoxide। तो पाई बॉन्ड कैसे बना, पाई बॉन्ड बना बाय डोनेशन ऑफ lone pair of electron from failed d orbital, failed d orbital to the empty pi star, इसको खास ध्यान रखना, pi star orbital of CO। Understood? ये कौन सा ऑर्बिटल है आपका, पाई स्टार, राइट। तो सिग्मा बॉन्ड बना, कार्बन ने अपने इलेक्ट्रॉन पेयर वैकेंट डी में रखे, पाई बॉन्ड बना, मेटल ने अपने डी इलेक्ट्रॉन कहां रखे, इसके पाई स्टार में रखे। ओके चलो, द मेटल टू लिगैंड बॉन्डिंग क्रिएट्स अ सिनर्जिक इफेक्ट विच स्ट्रेंथन द बॉन्ड ऑफ सी, बॉन्ड बिटवीन सीओ एंड मेटल। तो ये जो आपका पाई बॉन्ड बना है इसकी वजह से क्या होना है, सिनर्जिक इफेक्ट आना है और बॉन्ड स्ट्रांग हो जाएगा and you get the strong bond। So very important topic for 2 marks, explain the bonding of metal, carbonyl, sigma और pi दोनों आपको समझाना है, इजीली एक बार रिवाइज करोगे तो आराम से लिख पाओगे एग्जाम में। ओके, नाउ वी लेफ्ट विद 2 टॉपिक्स, एक ही टॉपिक है वैसे तो, एंड द टॉपिक इज द एप्लीकेशन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। बहुत सारे एक मार्क के क्वेश्चन निकलेंगे, बहुत मतलब बहुत सारे। दैट्स अ टॉपिक ऑफ द नेक्स्ट क्लास। कल एक्सरसाइज के भी कुछ अलग क्वेश्चन जो होंगे, हटके क्वेश्चन, वो सारे सॉल्व करेंगे। ओके